यह जो हजारों साल से मनुवाद से बहुजन समाज हार रहा है, वह इसलिए नहीं कि मनुवाद का विचार उत्कृष्ट है, बल्कि इसलिए कि बहुजन समाज स्वयं ही एक दूसरे को हराने में अवचेतन मन के साथ लगा है। बहुजन जागरूक नहीं है, होश में नहीं है, बहुजन चेतन नहीं है, अवचेतन मन से आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई में व्यस्त हैं। यह विचार मेरे हैं, भीम दहाड़ के हैं। अब आगे संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 को सुनिए। मेजर स्टेनली सैनिक सेवा का सुस्पष्ट उल्लेख निश्चय ही इस समिति के विषय क्षेत्र से बाहर है। श्री मोदी, हमने सिफारिश की है कि सेना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। अध्यक्ष, मेरा ख्याल है कि यदि आप यह कहें तो इसे कुछ कम विवादास्पद बनाया जा सकता है और विशेष रूप से सिफारिश करते हैं कि सभी सेवाओं में उनके लिए भर्ती खोल दी जाए। श्री मोदी, जी हाँ, जिससे उन्हें अब तक वंचित रखा जाता रहा है। अध्यक्ष, मैं यह नहीं कहूँगा क्योंकि इससे विवाद उत्पन्न हो जाएगा। आप यही कहना चाहते हैं कि सभी सेवाओं में भर्ती के द्वार उनके लिए खोल दिए जाएं। लेफ्टिनेंट कर्नल गिडने, उनको ऐसे रोजगार के लिए किसी प्रकार से योग्य नहीं माना जाएगा। अध्यक्ष, क्या मैं यह बात कह सकता हूँ कि यदि हम चाहते हैं कि यह रिपोर्ट सबकी समझ में आ जाए तो इसमें ऐसे 2 पैराग्राफ का रखना जिनमें ठीक वही बात कही गई हो, कुछ अनुपयुक्त प्रतीत होता है। इसलिए मैं डॉक्टर अंबेडकर को यह सुझाव देना चाहता हूँ कि यदि हम यही शब्द चाहते हैं तो बेहतर हो कि ये खंड 5 के बाद आए। हमें अपनी सामान्य सिफारिशें खंड 5 में रखनी चाहिए और उसके बाद मेरा सुझाव है कि खंड 5 के अंत में हम एक पैराग्राफ जोड़ दें जिसमें यह सिफारिश करते हुए स्पष्ट किया गया, अर्थात उप समिति का संकेत विशेष रूप से खंड 5 में दी गई सिफारिश दलित वर्गों से है। डॉक्टर अंबेडकर, बहुत अच्छा। अध्यक्ष, यदि आपको आपत्ति ना हो तो हम खंड 5 पर पहले चर्चा कर लें और फिर देखें कि उस आशय के किसी खंड को जोड़ने की आवश्यकता है या नहीं। क्या किसी को खंड 5 के प्रारूप पर कोई टिप्पणी करनी है? राजा नरेंद्र नाथ, इस बारे में मैं कह चुका हूँ। मैंने यह सुझाव दिया था कि अयोग्यता के बाद आपको यह जोड़ देना चाहिए, ना ही उसके साथ किसी प्रकार का पक्षपात किया जाएगा। अध्यक्ष, मैं चर्चा के लिए इसे बाद में पेश करूंगा। हम इस विषय पर बाद में चर्चा करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर का सुझाव है कि खंड 5 पारित करने के बाद हम ये शब्द जोड़ दें। उप समिति ने यह सिफारिश करते समय दलित वर्गों की समस्याओं का विशेष रूप से ध्यान रखा है। उसकी इच्छा है कि लोक सेवाओं में दलित वर्गों के रोजगार के मामले में उदार नीति अपनाई जाए और विशेष रूप से यह सिफारिश करती है कि उनके लिए सभी सेवाओं में, जिसमें पुलिस सेवा भी शामिल है, भर्ती के लिए दरवाजे खोल दिए जाए। यह संशोधन डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्तावित किया है, जिसे खंड 5 के अंत में समाविष्ट किया जाना है। जो इसके पक्ष में हो और जो विपक्ष में हो, वे कृपया सूचित करें। संशोधन पारित हुआ। अध्याय 8 पूर्ण अधिवेशन सामान्य पुनर्विलोकन। 8वीं बैठक 19 जनवरी 1931। भावी संविधान में दलित वर्गों के संरक्षणों
के लिए सुस्पष्ट और ठोस प्रावधानों की मांग। डॉक्टर अंबेडकर महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, गोलमेज सम्मेलन को ऐसे दो सबसे अधिक महत्व के प्रश्नों से जूझना पड़ा है जो निश्चय ही किसी भी समुदाय के राजनीतिक जीवन को संगठित करने के किसी भी प्रयास में निश्चय ही उभरते हैं। उत्तरदायी सरकार की समस्या उनमें से एक थी और दूसरी थी प्रतिनिधि सरकार की। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार के प्रश्न पर मुझे बहुत थोड़ा ही कहना है। मैं समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करता हूं और जिन मुद्दों पर मेरा मतभेद है उनको छोड़कर मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन जहां तक केंद्र में उत्तरदायी सरकार का प्रश्न है, मैं मानता हूं कि मेरा मत भिन्न है। यह कहना बेईमानी होगी कि संघीय संरचना जिससे कि हम आज परिचित हैं, उप समिति की रिपोर्ट में सरकार के नौकरशाह स्वरूप में किसी प्रकार के परिवर्तन पर विचार नहीं किया गया है, लेकिन मेरे लिए आपसे अपनी यह राय छिपाना भी उतनी ही बेईमानी होगी कि यह परिवर्तन दिखाने मात्र का है, सारपूर्ण नहीं है, और जिसे उत्तरदायी कहा गया है यह मिथ्या है, वास्तविक नहीं। लॉर्ड चांसलर ने हमें बताया था कि उन्होंने बीजारोपण कर दिया है। अब इस पौधे की देखभाल करना हमारा काम है। महोदय, हम दरअसल लॉर्ड चांसलर के बहुत आभारी हैं, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में प्रमुख भूमिका का निर्वाह किया है। मैं उनका आभारी हूँ, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं है कि उन्होंने जो पौधा लगाया है वह बढ़ेगा भी। मेरा ख्याल है कि उन्होंने जिस बीज का चुनाव किया है उसका दाना फलहीन है और जिस मिट्टी में उन्होंने उसे बोया है वह उसके बढ़ने के लिए अनुकूल नहीं है। मैंने लॉर्ड चांसलर को एक वक्तव्य प्रस्तुत किया था जिसमें संघीय भारत के भावी संविधान के बारे में मेरे मत शामिल थे। मुझे नहीं मालूम कि जिस समिति की उन्होंने अध्यक्षता की थी उसने उन पर विचार भी किया था या नहीं, क्योंकि मुझे समिति की रिपोर्ट जिसके वे अध्यक्ष थे इसका कोई हवाला नहीं मिला। मेरे आज भी वही विचार हैं जो उसमें व्यक्त किए गए थे और मैं ऐसे संविधान को अपना समर्थन नहीं दे सकता जो मेरे उन विचारों से इतना अधिक भिन्न है। बल्कि यदि मुझे वर्तमान प्रणाली और समिति जन इस संकर प्रणाली में से चयन करने को कहा जाए तो मैं वर्तमान प्रणाली को ही तरजीह दूंगा। लेकिन महोदय, यदि समिति की रिपोर्ट में समाविष्ट केंद्र सरकार से माननीय तेज बहादुर सप्रू, जो इस सम्मेलन के मित्र, मार्गदर्शक और विचारक रहे हैं, संतुष्ट हैं, यदि इससे श्री जयकर, जो स्वयं को भारत के युवाओं का प्रतिनिधि घोषित करते हैं, और यदि इससे माननीय एपी पात्रो प्रसन्न हैं, जो भारत के गैर ब्राह्मणों के प्रतिनिधि हैं, तो फिर मेरे लिए इसका विरोध करना निरर्थक है। इसलिए मेरा दृष्टिकोण उस व्यक्ति जैसा है जो किसी बात का अनुमोदन भी नहीं करता और न ही उसमें बाधा डालता है। मैं इसे उन पर छोड़ता हूँ जो सफलता की कामना करते हैं। ऐसा रवैया मुझे ज्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे पास सरकार के स्वरूप के बारे में उन लोगों का कोई आदेश नहीं है जिनका मैं प्रतिनिधि हूँ, लेकिन मेरे पास एक आदेश है, और वह यह कि उत्तरदायी सरकार का विरोध न करते हुए भी इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी उत्तरदायी सरकार तब तक स्थापित न हो पाए जब तक कि वह सच्चे अर्थ में प्रतिनिधि सरकार न हो। जब मैं सम्मेलन की उपलब्धि
पर यह जानने के लिए नजर डालता हूँ कि उसने प्रतिनिधि सरकार के प्रश्न का समाधान किस प्रकार किया है, तो मुझे घोर निराशा होती है। मताधिकार और विधानमंडलों में विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व ऐसी दो बातें हैं जिन पर सच्चे अर्थ में प्रतिनिधि सरकार आधारित होती है। हर व्यक्ति यह जानता है कि नेहरू समिति ने वयस्क मताधिकार को माना था और संविधान के जिस भाग का उन्होंने निर्माण किया था उसे भारत के सभी राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया था। जब मैं इस सम्मेलन में आया तो मैंने सोचा था कि जहाँ तक मताधिकार के प्रश्न का संबंध है, लड़ाई जीती जा चुकी है, लेकिन मताधिकार समिति में पहुंचकर मेरी आंखें खुल गईं। मुझे यह देखकर अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि उन सभी लोगों ने जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए थे के मन में कुछ और ही था। यहाँ तक कि भारतीय उत्तरवादियों को भी प्रांतीय विधानमंडलों में जनसंख्या के 25% लोगों को मताधिकार दिलाने के लिए सहमत होने के लिए तैयार करना भी मुश्किल हो गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि केंद्रीय विधानमंडल के लिए मताधिकार की योग्यता क्या है, कोई नहीं जानता, लेकिन मुझे यह उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि वह ऐसा होगा जिससे कि प्रांतीय विधानमंडलों की तुलना में केंद्रीय विधानमंडल जनता का अधिक प्रतिनिधित्व कर सकेगा। यदि मताधिकार इतना सीमित होगा तो उसका एकमात्र परिणाम यही हो सकता है कि भारत की भावी सरकार वर्गों द्वारा संचालित जनता की सरकार बन जाएगी। जहाँ तक सीटों के बहुसंख्यक और विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के बीच वितरण का प्रश्न है, हम सभी यह जानते हैं कि इस पर गतिरोध है। मेरी राय में यह गतिरोध अधिकांशतः अतीत की शरारत का नतीजा है। मुझे विश्वास है कि यदि भारत में प्राधिकारियों ने सबके लिए न्याय, किसी के लिए पक्षपात नहीं का सिद्धांत अपनाया होता तो समस्या का समाधान इतना कठिन नहीं बन जाता। ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न समुदायों के लिए उनसे प्राप्त राजनीतिक लाभ के अनुसार भिन्न भिन्न मान्यताएं निर्धारित की और अनेक समुदायों को राजनीतिक शक्ति का असाधारण अंश देकर दलित वर्गों को उनके देय अंश से वंचित किया। इस प्रकार सबसे अधिक नुकसान दलित वर्गों को हुआ। मैं यही आशा करता रहा कि यह सम्मेलन इसी सिद्धांत का पालन करेगा कि जिस मसले को गलत ढंग से तय किया जाता है वह कभी तय नहीं हो पाता और प्राचीन मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन करके दलित वर्गों को उनकी सीटों का न्यायपूर्ण कोटा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अन्य अल्पसंख्यकों के दावों को पहले से ही स्वीकार कर लिया गया है और निश्चित कर दिया गया है। अब उनकी केवल यही आवश्यकता शेष है कि परिवर्तन और संशोधन करके उन्हें नई सरकार के विस्तृत ढांचे और बढ़े हुए कार्य क्षेत्र के अनुरूप बना दिया जाए। जो भी परिवर्तन संशोधन हो, उन बुनियादों को खोदने का साहस कोई भी नहीं कर सकता जो पहले से रख दी गई है। दलित वर्गों का मामला बिल्कुल भिन्न है। उनके दावों की तो अभी ही सुनवाई हुई है, अभी तो उनका न्याय संगत निर्णय भी नहीं हुआ है और मैं नहीं जानता कि उनमें से कितनों को प्रवेश दिया जाएगा। मेरा ख्याल है कि उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए यह असंभव नहीं है कि दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए मांगों को इस सीमा तक घटा दिया जाए कि अन्य समुदायों की आय दिन बढ़ती हुई
छीना झपटी समाप्त की जा सके, जो संरक्षण के लिए नहीं बल्कि सत्ता के लिए जोड़तोड़ कर रहे हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए आवश्यक है कि मैं अपना दृष्टिकोण सर्वथा स्पष्ट कर दूं। चूंकि भावी संविधान में दलित वर्गों के क्या अधिकार होंगे यह निश्चित नहीं किया गया है, इसलिए महामहिम की सरकार की ओर से केंद्र तथा प्रांतों के दायित्वों के संबंध में जो भी घोषणा की जाए उसमें यह बात स्पष्ट कर दी जानी चाहिए कि उस दिशा में उठाया गया कोई भी कदम इसी शर्त पर और उन समुदायों के बीच हुए करार के आधार पर उठाया जाए जिससे दलित वर्गों के हितों और अधिकारों की कारगर सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। स्थिति की गंभीरता पर बल देते हुए मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि यदि इस संबंध में स्थिति पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो जाती तो हमें कोई भी घोषणा स्वीकार नहीं होगी और यदि ऐसा हुआ तो मैं और मेरे सहयोगी सम्मेलन की आगे की कार्रवाई में भाग लेने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे और इससे अपना संबंध विच्छेद करने पर बाध्य होंगे। महोदय, मैं आपसे यह मांग करते हुए केवल यही अपेक्षा करता हूँ कि आप अपने वचन को कार्य रूप दें। ब्रिटिश संसद और उसके प्रवक्ताओं ने हमेशा यह दावा किया है कि वे दलित वर्गों के न्यासी हैं और मुझे विश्वास है कि वे जो कुछ कह रहे हैं वह सभ्यता के घोतक और उन परंपरागत असत्यों में से